सीता अपने बेटे रमेश और पति सुरेंद्र के साथ रहती थी। सुरेंद्र एक कंपनी में बहुत ही अच्छे पद पर काम करता था। सीता और उसके परिवार की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। सुनिए जी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज आप कृपा करके जल्दी आ जाइए। अरे आज तुम्हारा व्रत है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं अपना ऑफिस का काम कल निपटा कर आज छुट्टी ले लेता ना। अरे मैं तो भूल ही गई। अब तो आपको पता चल गया है ना, तो आज आप जल्दी आ जाइए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। सुरेंद्र जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकलता है और वहीं दूसरी ओर सीता अपने काम में व्यस्त हो जाती है। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और व्रत खोलने का समय आ जाता है। सुरेंद्र भी अपनी ऑफिस से जल्दी निकल जाता है। सीता व्रत तोड़ने की तैयारी करने लगती है। वह एक दुल्हन की तरह तैयार होती है और पूजा करती है। करवा चौथ की पूजा तो मैंने कर ली, बस ये जल्दी आ जाए तो उन्हें और चांद को देखकर अपना व्रत पूर्ण कर लूंगी। अचानक से सुरेंद्र का सीता को फोन आता है और वो सीता से कहता है, सीता, मैं रास्ते में हूँ, तुम तैयार हो ना? तुमने करवा चौथ की पूजा कर ली? हाँ, मैंने करवा चौथ की पूजा कर लिया। आपका ही इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं आप कहाँ रह गए हो। अरे यहाँ बहुत ट्रैफिक है, मैं रास्ते में ही हूँ, बस कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। सीता और सुरेंद्र बातें करते रहते हैं। उसी समय अचानक से एक आवाज आती है और आवाज बंद हो जाती है। इतने में सीता की पड़ोसन निशा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सीता, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे बहन, ऐसा मत कहो, मैं उनसे मोबाइल पर बात कर रही थी, तेज आवाज हुई और फोन कट गया। अरे बाप रे, ये तो घोर अनर्थ हो गया। आज करवा चौथ के दिन ही इतना बड़ा आघात। निशा, ये क्या अशुभ बोल रही हो? सीता, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। निशा ने मुंह फेरा और कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए अपने घर चली गई। सीता को बस इतना ही पता था कि कुछ तो हुआ है। एक आदमी सीता के घर आकर उसकी हालत के बारे में उसकी पत्नी से बता देता है कि सुरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ है। सीता रो रो कर अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। वो डॉक्टर से सुरेंद्र की हालत के बारे में पूछती है। मेरे पति की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर साहब? सुरेंद्र खतरे से बाहर है, लेकिन क्या? एक्सीडेंट बहुत भयंकर था, जिस वजह से तुम्हारे पति के पैरों में काफी चोट आई है। अब वो पहले की तरह चल नहीं सकते, बस वो एक व्हील चेयर के सहारे ही यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि सुरेंद्र जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक्सीडेंट के कारण सुरेंद्र के दोनों पैर खराब होने का उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। कुछ महीने गुजर जाते हैं। सीता के पास बचा खुचा जो भी पैसा था वो सब घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते। मजबूरी में आकर उसे घर घर जाकर काम करना पड़ा। वह सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लोगों के घर काम करने लगी। एक दिन सीता काम करके घर पर लौटी, तभी सुरेंद्र ने उसे कहा, आज तुम्हें ये दिन मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है। कहाँ तुम्हें मैं रानी की तरह रख रहा था, और आज देखो तुम्हें नौकरों वाली काम करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाता, तुम्हें ऐसी हालत में तो नहीं देखता। आप अपने आप को मत कोसिए, भविष्य में क्या होगा वो हमें कैसे पता होगा। जैसे आपको मुझे इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके पैर ठीक हो जाए। सीता बहुत ही धार्मिक औरत थी। वो शनिवार मंदिर जाकर अपने पति सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन सीता अपने घर की साफ सफाई करती रहती है, तभी उसकी नजर अपनी माँ के संदूक में पड़ती है। सीता को अचानक अपनी स्वर्गवासी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, ये संदूक मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ। इस संदूक को तुम तभी खोलना जब तुम पर कोई मुसीबत आएगी। सीता मन ही मन बोलने लगी, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। मेरे पति बिस्तर में पड़े हुए हैं, घर का खर्चा जैसे तैसे चल रहा है, जहाँ 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। शायद ये संदूक खोलने का समय आ गया है। सीता ने वो संदूक खोला। उस संदूक में एक बहुत ही प्यारी साड़ी थी। सीता को साड़ी देखकर बहुत गुस्सा आया। एक साड़ी मेरी मुसीबतों को कैसे हल करेगी?
मैंने कितनी उम्मीद से ये संदूक खोला, सोचा कि इसमें पैसे या जेवर होंगे, इसमें तो सिर्फ एक साड़ी है। अब मैं क्या करूं? एक ही उम्मीद थी, अब वो भी टूट गई। सीता गुस्से में वो संदूक बंद करती है। अचानक से वो साड़ी चमकने लगी। सीता चौंक जाती है। अरे ये साड़ी अचानक से चमकने कैसी लगी? सीता वो साड़ी अपने हाथ में लेती है। साड़ी लेते ही उसके नीचे एक चिट्ठी रहती है। चिट्ठी उसकी माँ की रहती है, जिसमें लिखा था, बेटा जैसे ही तुम्हें ये साड़ी मिलेगी तो इस साड़ी को पहन लेना। साड़ी पहनते ही उस साड़ी का चमत्कार शुरू हो जाएगा। ये एक जादुई साड़ी है जो मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे बुरे वक्त के लिए दिया है। मुझे ये साड़ी एक बाबा ने दी थी जब मेरी एक मन्नत पूरी हुई थी। सीता चिट्ठी पढ़ते ही वो साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनते ही उसके पति का पैर ठीक हो जाता है। सीता, ये तो कमाल हो गया, मेरे पैर ठीक हो गए। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। तुम्हारी प्रार्थना आज भगवान ने सुन ली। ये चमत्कार मेरी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इस साड़ी की वजह से हुई है। ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दी थी। जादुई साड़ी मिलते ही सीता और सुरेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। सीता उस जादुई साड़ी से जो कुछ भी मांगती वो उसे पूरा कर उसके सामने रख देती। सुरेंद्र अब पहले जैसे नौकरी करने लगा। सीता भविष्य के बारे में सोचकर एक दुकान खोलती है। एक दिन सीता की पड़ोसन निशा उसकी साड़ी के चमत्कार को देख लेती है और वो मौका पाकर वो साड़ी को चुराकर अपने घर ले जाती है। ए जादुई साड़ी, मुझे सोना चांदी हीरा मोती रुपए दे दे, मेरे सारे घर भर दे, घर में उजाला कर दे। निशा देखती रही लेकिन कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। वो गुस्से में आ गई। मुझे तो कुछ नहीं दे रही है, इसलिए अब मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। निशा उस साड़ी में आग लगा देती है और देखते ही देखते आग प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उसकी सभी साड़ियाँ आग में जलने लगती है। वो देखती है कि जादुई साड़ी दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। अरे बचाओ, आग लग गई, मेरा घर जल जाएगा। ये क्या हो गया? मर जाऊंगी, कोई तो आओ। तुम मुझे जलाने चली थी, अब देखो तुम्हारी साड़ियों को जलाने से तुम्हारे घर में बड़ा उजाला हो रहा है। इतना कहकर जादुई साड़ी वहाँ से उड़कर सीता के घर में पहुँच गई। निशा को उसके करनी का दंड मिल गया और जादुई साड़ी सीता की संगिनी बन गई। जादुई फेस क्रीम। सोनपुर गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक रेनू नाम की औरत से शादी की। रेनू सोनम की सौतेली माँ बन गई और रेनू की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वाति था। रेनू और स्वाति सोनम से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये सोनम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है। तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसका बाप जिंदा है हम इसे घर से ही नहीं निकाल सकते। तुम ठीक कहती हो माँ, एक काम करते हैं, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और इनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह रेनू और स्वाति सोनम और उसके बाप को मारकर उनकी दौलत पर कब्जा करने की बातें करते हैं। अगले दिन सोनम को देखने के लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आकाश की खूबसूरती को देख स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगी। लेकिन तभी आकाश और उसके घर वाले सोनम को पसंद कर लेते हैं और ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं सोनम की शादी आकाश से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर। मैं उस सोनम को इतना बदसूरत बना दूंगी कि आकाश उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। तभी सोनम स्वाति के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सोनम को अब पता चल जाता है। अगले दिन रेनू पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? अब जादुई क्रीम चाहिए मुझे, जिससे बदसूरत बना जाता है। ध्यान रहे, एक बार इस क्रीम को लगा लिया तो जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। वो चुड़ैल
रेनू को जादुई क्रीम देकर चली जाती है। रेनू अगले दिन सुबह सोनम के पास जाती है और उसे वो जादुई क्रीम दे देती है। बेटी, ये क्रीम मैंने तुम्हारे लिए खास मंगवाई है। इसे लगाकर तुम और भी खूबसूरत दिखोगी। इसे शाम होने से पहले लगा लेना। सोनम को जादुई क्रीम देकर रेनू बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में स्वाति अपनी माँ के पास आती है। अब मजा आएगा शाम को। स्वाति, चलो माँ, हम तैयार होते हैं। आकाश और उसके घर वाले आते ही होंगे। आज तो वैसे भी सबके सामने सोनम का तमाशा बनने वाला है। दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तभी रेनू को छींक आती है, फिर स्वाति को भी आती है। दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। तभी सामने से सोनम भी अपने पिता के साथ आती है। ये हम दोनों को छींक क्यों आ रही है, मुझे भी नहीं पता। दोनों जैसे ही हाथ मुंह पर से हटाते हैं तो सभी लोग दोनों पर हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों की नाक किसी टमाटर जैसे गोल गोल हो जाती है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग हम पर? स्वाति गुस्से में बोलती है। तभी देखते देखते उसका चेहरा काला पड़ जाता है। रेनू के हाथों के नाखून अपने आप बड़े और गंदे होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैल जैसे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा चेहरा काला क्यों पड़ गया? पता नहीं बेटी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सोनम कहती है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी ताकि आकाश और मेरा रिश्ता टूट जाए, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मैंने तुम्हारी जादुई क्रीम को तुम्हारे मेकअप क्रीम के साथ बदल दिया था। अरे माँ, हम दोनों तो बदसूरत हो गए, अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो तुम माँ बेटी मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। इस तरह सोनम उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाती है और फिर सोनम और आकाश की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी साथ रहते हैं।